हेलो स्टूडेंट, मैं प्रकाश सर फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, ये प्रश्न कल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, जो भी प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो मैं प्रश्न शुरू करने से पहले कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं बता देना चाहता हूँ। कल मैंने आपसे बोला था कि जो हमारे वेद हैं चार, उनके मैंने रचनाकार के नाम आप लोगों से पूछे थे। मैं चारों वेदों के रचनाकार और चारों वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे पहले बताऊँगा, उसके बाद आज के प्रश्नों की तरफ मैं चलूँगा। ठीक है, तो मैंने कल आपसे पूछा था कि जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके रचनाकार मैंने पूछे थे और उनके उपवेद कौन कौन से होते हैं ये तो मैंने पूछा नहीं था, बट मैं बता देता हूँ आपको। तो जो चार वेद हैं, पहला वेद जैसा कि आप जानते हैं सबसे हमारा पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। इसके इसका जो उपवेद है, उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, इसका उपवेद है आयुर्वेद और इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी इसके रचनाकार है। हमारा जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद। दूसरा क्या है? यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के का उपवेद है आयुर्वेद और दूसरा यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। कौन है दोस्तों? विश्वामित्र। और जो हमारा तीसरा वेद है वो है सामवेद। ठीक है, सामवेद। और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। ठीक है, और जो इसके रचनाकार हैं वो हैं भरत मुनि। भरत मुनि। ठीक है, और हमारा जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना संबंधी बातें की गई हैं। अथर्ववेद। जो इसका उपवेद है वो है शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। और इसके जो रचनाकार हैं वो है विश्वकर्मा। तो ये कल के प्रश्न का आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आज के टॉपिक की तरफ, आज के प्रश्नों की तरफ चलता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा महाजनपद काल। ठीक है दोस्तों, सारे ही प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट वीडियो तक बने रहिए, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, और महाजनपद काल में मैं प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं जो 16 महाजनपद हुआ करते थे हमारे प्राचीन में, ठीक है, प्राचीन काल में, उनके में 16 महाजनपदों के नाम और राजधानी बता देता हूँ। उसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे। पहले हम 16 महाजनपद उनकी राजधानी को देखेंगे, फिर हम उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ताकि आपका सारा ये टॉपिक ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा महाजनपद ये है, देखिए, महाजनपद और राजधानी। काशी एक महाजनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी होती थी वाराणसी, बनारस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, दूसरा महाजनपद हुआ था तो कौशल, इसकी राजधानी होती थी श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती कौन से? लखनऊ से यही 200 किलोमीटर की रेंज में आपका पड़ता है। और तीसरा हमारा जनपद हुआ, महाजनपद हुआ करता था अंग, उसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। ठीक है, चौथा महाजनपद हुआ करता था चेदी और उसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। ठीक है, पांचवा महाजनपद था वत्स और इसकी राजधानी थी कौसंबी, जो इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है। छठा है कुरु, इसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, जो हरियाणा दिल्ली के आसपास है। और जो हमारा नेक्स्ट है पांचाल, इसकी राजधानी हुआ करती थी अचित्र कामपिल्य। ठीक है, और सातवां है, सॉरी नेक्स्ट है मत्स्य, इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सूरसेन, इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। और नेक्स्ट है अस्मक, इसकी राजधानी हुआ करती थी पैठान
प्रतिष्ठान, पोतन या पोटिल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवंती, इसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन या महिष्मती, जो एमपी में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गांधार, गांधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और नेक्स्ट है कंबोज, इसकी राजधानी हुआ करती थी हाटक या राजपुर। नेक्स्ट है वज्जी, वैशाली, जो बिहार का क्षेत्र लगता है। और नेक्स्ट है मल, कुशीनगर, जिसकी राजधानी हुआ करती कुशीनगर है। पावा, जो गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर का क्षेत्र है। ठीक है। और नेक्स्ट मगध, जिसकी राजधानी हुआ करती थी गिरी, व्रज या राजगिरी, और ये मगध की पहली राजधानी यही थी। ठीक है। तो हमारी ये दोस्तों हो गए महाजनपद, उनसे उनकी राजधानियाँ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है घननंद, ऑप्शन सी है शिशुनाग, ऑप्शन डी है बिंबिसार। दोस्तों, जो उग्रसेन भयानक रस का स्वामी कहा जाता था वो कहा जाता था ऑप्शन ए महापद्मनंद। ठीक है। महापद्मनंद जो था भयानक सेना का स्वामी या उग्रसेन कहा जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है उदयन, ऑप्शन सी है अजातशत्रु। तो आपको मैं बता दूं कि बिंबिसार की हत्या करके जो गद्दी जिसने हथिया ली थी वो था उदयन, और उदयन की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु ने गद्दी हथिया ली थी। ये हर्यक वंश के तीनों शासक थे। ठीक है। और हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु को कुड़िक की उपाधि दी गई थी। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है सुकल्प, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। जो सिकंदर महान का समकालीन था वो घनानंद हुआ करता था। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा 4th क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश या डी कर्ण वंश। दोस्तों, अगर मैं आपको ट्रिक बना दूं वंशों का क्रम याद करने के लिए, तो एक हमारे पास ट्रिक है, आप इसे याद रखिएगा। छोटा सा हसीन मासूका, बहुत ही फनी और मज़ेदार ट्रिक है। हसीन मासूका याद रखिएगा। ये आपको यहाँ से क्रम से प्राचीन काल में जो हमारे राजवंश हुआ करते थे उनका क्रम हो जाएगा। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कर्ण वंश। ये हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है। जो प्राचीन राजवंश थे उनका ट्रिक और क्रम है उनका। ठीक है। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर जो निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था वो था नंद वंश का शासन। ठीक है। नंद वंश का शासन था, जिसकी स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक है। ऑप्शन ए है गांधार, ऑप्शन बी है कंबोज, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है मगध। तो सबको पता है मगध जो था वो 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली जो था नगर हुआ करता था, क्योंकि ये जो मगध था ये बीच में स्थित था। जैसे पहले जो भी हमारे आक्रमणकारी हुए या तो नदियों के माध्यम से या तो समुद्र के माध्यम से आते थे या तो पहाड़ों के माध्यम से आते थे और बीच तक पहुंच नहीं पाते थे। अब मगध जो था बीच में स्थित था, सेंटर में, और इसके किनारे जंगल हुआ करते थे। यहाँ पे पहुंच पाना मुश्किल हुआ करता था और यहाँ का शासक भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। इसलिए मगध का साम्राज्य धीरे धीरे फैलता गया और ये लगभग पूरे भारत पर मगध का साम्राज्य फैल चुका था। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है घननंद, ऑप्शन सी है कलाशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था वो था घननंद। ठीक है। घननंद इसका अंतिम सम्राट था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी है कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी है छठी ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है शिशुनाग, ऑप्शन डी है महापद्म नंद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिशुनाग। ठीक है स्टूडेंट, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी शिशुनाग। तो स्टूडेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध सम्राट, बिंबिसार का जो सम्राट हुआ करता, जो मगध का सम्राट हुआ करता था बिंबिसार, उसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट में एक राज्य वैद्य हुआ करता था, बहुत फेमस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसका नाम है जीवक। वो बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। उसने किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है अवंती, ऑप्शन डी है वैशाली। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवंती। ठीक है, जो मगध सम्राट बिंबिसार था अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था उनके दरबार में। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाइडेस्पस या बिस्तता आधुनिक नाम, बिस्तता नदी का आधुनिक नाम है झेलम। जो बिस्तता का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी है सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, ऑप्शन डी है दोस्तों सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। इसका राइट आंसर सिकंदर एवं पोरस के मध्य। और पोरस काफ़ी शक्तिशाली राजा था, इसने अंतिम समय तक सिकंदर से ये युद्ध करता रहा। ठीक है, और मतलब वह लास्ट में ये हुआ था कि पोरस अपना युद्ध हार गया था सिकंदर से, लेकिन सिकंदर ने इनकी बहादुरी के लिए ये कहा था कि हमें कुछ आप उपहार में हाथी, मतलब ये कुछ इन्होंने समझौता आपस में कर लिया, जिनसे कुछ हाथियों को और कुछ उपहार को लेकर सिकंदर वापस चला गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में या 323 ईस्वी में? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। दोस्तों 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महानंदिन या नंदीवर्धन, बी कलाशोक, सी घनानंद या डी नागा अर्जुन। तो स्टूडेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो नंद वंश का संस्थापक था नंदीवर्धन या महानंदीन था। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देता हूँ मैं बौद्ध संगीति के बारे में। उस समय 4 बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसके जो किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। जो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी वैशाली में, और किसके शासनकाल में हुई थी? कलाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीत समिति हुई थी पाटलिपुत्र में, वो हुई थी अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, और ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ए अंग में, बी वंग में, सी कलिंग में, डी मगध में। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट में भी ये 2 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया कि किसके आदेश से
एक नहर खोदी गई थी। या तो ऐसे पूछ लेगा कि नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी, ये कहाँ पे खोदी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा कलिंग में। फिर ऐसे पूछ लेता है कि कलिंग में किस राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो नंद राजा के आदेश से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ए साइरस, बी कोम्बिसिस, सी डेरियस या डी जेरसिस। स्टूडेंट राइट आंसर दीजिएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेरियस। ठीक है, डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मैंने अभी ऊपर बताया आपको, जो मगध की, जब मैं आप बता रहा था महाजनपद और उसके जो राजधानी, उसमें आपको बताया कि जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मेसिडोनिया में या डी तक्षशिला में। तो स्टूडेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया महाजनपद और सूची 2 में दिया गया आधुनिक क्षेत्र। अगर आप अच्छे से देखे होंगे जो मैंने महाजनपद उनकी राजधानी बताया, तो आपको पता चल गया उनके राजधानी के अनुसार आसपास के क्षेत्र आप बता सकते हैं। तो मगध का जो आसपास का क्षेत्र हुआ करता था वो ऑप्शन में देख लीजिए। मैंने बताया कि मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी पाटलिपुत्र या राजगृह। तो उसमें राजगृह पहला था, पहली राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, और वो पड़ता है बिहार में आधुनिक। और बिहार का यहाँ ऑप्शन क्या है, पटना व गया के जिले। तो ए का ए हमारा सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं वत्स। ठीक है, वत्स हमारा कौसंबी या इलाहाबाद। ठीक है, कौशल, अवध, अवंती, मालवा, आप याद रखिएगा ये। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 4 ये जो चारों हैं एक दूसरे से सही सही सुमेलित हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ साथ जैसे नहर की खुदाई की बात हो या राजधानी की बात हो पाटलिपुत्र, तो दोनों का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बताइए कौन सा हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो नामक नगर की स्थापना की थी वो किसने की थी? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने की थी। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना अशोक ने की थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। शिशु नाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से जाना जाता था। अभी आपको मैंने बताया कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, बताइए, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको चारों अभी वीडियो में ही बताया है, और आप चारों अगर बता सकते हैं, आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में चारों लिख दीजिएगा। अगर नया याद हो तो एक का इसका तो आंसर आप दे ही सकते हैं। शिशु नागवंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन आपके लिए आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो कल मैं अपने वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।